वक्फ बिल में जब से संशोधन की बात हुई है उसके बाद से ही एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है ये मुद्दा, क्योंकि अब ये मामला जेपीसी के पास है। लेकिन जब से वक्फ बिल में संशोधन को लेकर बात हुई है उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड का अचानक से लोगों को नोटिस देने का सिलसिला भी साथ ही में तेजी से बढ़ने लगा है। अब जब वक्फ बोर्ड की तरफ से बार बार नोटिस कई मामलों में दिया जा रहा है तो राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड पर भी बुरी तरह से भड़क गए हैं। तो चलिए पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से इसमें सियासी फायदा भी पार्टियों को होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। एक तरफ रायपुर राज्य वक्फ बोर्ड ने जुमे की नमाज में होने वाली तकरीर को लेकर कहा कि मस्जिद कमेटियों को तकरीर के विषयों की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। बोर्ड की इजाजत के बाद ही तकरीर होगी। इस मामले पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद ऐसे समय पे तूल पकड़ रहा है जब बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को इसका फायदा हाल ही में होने वाले चुनाव में मिल सकता है। साथ ही इसके बाद बीजेपी देश में वक्फ कानून में संशोधन की मांग को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। दरअसल इस विवाद ने देश के कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान को नया रंग दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र और झारखंड में अपने भाषणों में वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जा करने वाला बता चुके हैं। ये भी आशंकाएं हैं कि वो ऐसा करके अपनी पार्टी के सदस्यों की मदद कर रहे हैं ताकि यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के सामने जाने से पहले उस बिल में कुछ संशोधन किए जा सके। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बताया कि जब 2.5 महीने पहले ये बिल पेश किया गया था तब से लेकर अब तक किसानों को भेजे गए नोटिसों में 38% की वृद्धि देखी गई। इस नोटिस में ये दावा किया गया है कि किसान कर्नाटक में वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस नेता इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कर्नाटक सरकार के वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान की अपरिपक्वता को बता रहे हैं, जो इस पूरे विवाद का केंद्र बताया जा रहा है। इस मामले में एक राजनीतिक विश्लेषक और मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर मुजफ्फर असदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इस तरह की बातें गढ़ दी जाती हैं तो इसमें वो बातें भी शामिल हैं जो जमीनी स्तर पर सामाजिक सौहार्द को कम करने की वजन बन सकती है। मूल रूप से राजनीतिक गलियारों में ये धारणा है कि कर्नाटक वक्फ विवाद बीजेपी के वक्फ संशोधन बिल वाले मामले में मददगार साबित होगा। इसमें वे बीजेपी के रुख को ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें बीजेपी वक्फ के प्रशासन का जिम्मा जिला कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के पास रहने की बात कहती है। जेपीसी में शामिल विपक्ष के एक सदस्य बीजेपी के इस कदम को लेकर कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वक्फ बोर्ड बिना दांत वाले शेर बन जाएंगे, मतलब उनके पास कोई भी अधिकार या कोई भी ताकत नहीं होगी। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है विवाद? कुछ वक्त पहले किसानों के एक छोटे समूह ने उनको मिले नोटिसों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इन नोटिसों में यह दावा किया गया कि किसानों ने गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये गांव जिला मुख्यालय विजयपुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मामले में तनातनी तब और बढ़ गई जब कुछ ग्रामीणों को मिले नोटिस में सर्वे नंबर 1020 की जगह सर्वे नंबर 1029 बताया गया। वैसे ये गलती क्लर्क के स्तर पर हुई थी, मगर ये गंभीर गलती थी क्योंकि 1029 नंबर जमीन लिंग्यातक मठ के नाम की थी। वक्फ के दावों को लेकर किसानों की चिंता ने अफवाहों को और बढ़ा दिया। इस बीच कर्नाटक विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के चुनाव अभियान
शुरू ही हुए थे। ऐसे में बीजेपी को इस मुद्दे को बनाने का मौका मिल गया। विजयपुरा जिले के इंचार्ज मंत्री एमबी पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि ये नोटिस बीजेपी के शासनकाल में साल 2019 से साल 2022 के बीच जारी किए गए थे। उन्होंने कलबुर्गी और अन्य जिलों के किसानों को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी जारी की थी। सालों बाद जमीन वापस लेने की क्या जरूरत? एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये नोटिस अंधाधुंध तरीके से नहीं जारी किए गए थे। वक्फ की जमीन को वापस लिए जाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू की गई थी। पहला सर्वे साल 1962 में किया गया था, जो साल 1978 में पूरा हुआ था। दूसरा सर्वे साल 2003 में शुरू हुआ था, जो साल 2014 में खत्म हुआ था, और ये सर्वे साल 2020 में पूरा हुआ पाया गया था। ये साल 2020 की बात है, जब फाइनल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वक्फ बोर्ड को यह पता लगा था कि कर्नाटक में उसके पास 1.10 लाख एकड़ जमीन है। आने वाले 3 सालों में इस जमीन में 2200 एकड़ जमीन और जुड़ गई थी। हालांकि 1974 में इनाम एबोलिशन एक्ट को खत्म करने के बाद वक्फ बोर्ड ने 71,000 एकड़ जमीन से हाथ धोना पड़ा था, और लैंड रिफॉर्म एक्ट के आने के बाद 3,000 एकड़ जमीन से और हाथ धोना पड़ा था। अधिकारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 37,000 एकड़ जमीन बची थी, जिसमें से 20,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कुल जमीन में से बची 17,000 एकड़ जमीन को लेकर अभी भी मुतवल्लियों के साथ विवाद की स्थिति बनी हुई है। मुतवल्ली वक्फ की जमीन की देखभाल करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जमीन का मालिकाना हक कई बार बदला जा चुका है। वक्फ को जो जमीन मुस्लिम परिवार ने दी, वो या तो अतिक्रमण में जा चुकी है या फिर किसी असामाजिक तत्व ने उसे बेच दिया है। नोटिस जारी किए, कागज पेश किए जाने के बाद लोगों को वहां रहने के लिए कहा गया। क्यों शुरू हुआ नोटिस भेजने का सिलसिला? कुछ अधिकारियों के साथ साथ कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी नाम न बताए जाने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की कि इस मामले के तूल पकड़ने की वजह वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान का वो अभियान है, जिसमें वो 2 मुतवल्लियों को स्टेट वक्फ काउंसिल के पास लेकर चले गए थे। नाम ना छापे जाने की शर्त पर एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो ये थोड़ी अजीब बात थी कि एक छोटे से पद के लिए एक मंत्री उम्मीदवार उतारे और प्रचार भी करे। दूसरा, उन्होंने भावनात्मक भाषण दिया कि वक्फ अदालत की वसीयत वक्फ की संपत्ति को प्रमाणित करती है, जो कि पूरी तरह से मौजूदा नियम के खिलाफ है, क्योंकि ये शक्ति केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है, ना कि मंत्री के पास। इसी बीच उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी को नोटिस जारी किया जाए। 3 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के दौरान उनके भाषणों का वीडियो भी वायरल हो गया। इससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दबाव पड़ा कि किसानों को जारी किए गए नोटिसों को तत्काल रद्द किया जाए। इस बीच बीजेपी ने मजबूत ढंग से अभियान शुरू किया। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर दिया था कि नोटिस मिलने के बाद एक किसान ने आत्महत्या कर दी। हालांकि बाद में जल्द ही उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। इसकी वजह जिला के पुलिस अधिकारी का वो बयान था, जिसमें कहा गया कि किसान के मरने की कुछ और वजह थी। जेपीसी चेयरमैन कार्रवाई से हैरान। वक्फ बिल मामले में जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल किसानों से मिले। उन्होंने हुबली, विजयपुरा और बेलगावी के किसानों से भी मुलाकात की। पाल ने कहा कि मैं सैकड़ों किसानों से मिला और मुझे धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से याचिकाएं भी मिली। वे सभी लोग सैकड़ों सालों से अपनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी ही स्थिति उनको ओडिशा में भी मिली थी, जहां स्थानीय वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन से निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि जंगल की जमीन तो किसी की नहीं हो सकती। वन विभाग के अलावा केवल आदिवासियों को ही इस मामले में कुछ अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ आदिवासियों को उनकी जमीन से बाहर निकाल दिया गया। उन दावों के आधार पर जो वक्फ की तरफ किए गए थे, इसी तरह देश के बाकी हिस्सों में भी लाखों लोग इस तरह प्रभावित हुए हैं। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जेपीसी सभी हिस्सेदारों की बात और उनके सुझाव सुनेगी।
उन्होंने आगे कहा कि हम एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वक्फ विवाद के क्या हैं मायने? हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी इस मामले का फायदा उठाने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हरीश रामास्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बड़ा सा केक प्लेट में सजाकर बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी अब इसके जरिए केवल हिंदू वोटों को ही अपनी ओर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो ये गलत दावा भी करेगी कि वक्फ के द्वारा हिंदुओं की जमीन को छीना जा रहा है। वहां जमीन से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस को भविष्य में होने वाले चुनावों में इस मामले को लेकर बहुत सतर्कता बरतनी होगी। केरल स्टोरी ने सबको चौंकाया। केरल में भी एक अजीब समस्या सामने आई है। कोची के उपनगर मुन्नम में लगभग 614 मछुआरों के परिवार एक अजीब सी स्थिति का सामना कर रहे हैं। दरअसल सिटी कॉर्पोरेशन ने 114 एकड़ जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया है और वहां रहने वालों से टैक्स भी नहीं लिया है। इसका मतलब कि वो लोग अब उनके छिन्न भिन्न मकानों को ठीक नहीं कर सकते हैं। मूल समस्या ये है कि त्रावणकोर की रॉयल फैमिली ने 407.6 एकड़ जमीन फारूक कॉलेज को वक्फ डीड के तौर पर दी थी। हालांकि बाढ़ के चलते ये जमीन घटकर अब 114 एकड़ रह गई है। अब इसके लिए 2 शर्तें लगाई गई थी। एक शर्त ये थी कि कॉलेज इस जमीन को बेच सकता है और इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल शैक्षिक उद्देश्य के लिए कर सकता है। दूसरा ये कि अगर इस जमीन का इस्तेमाल केवल शैक्षिक मकसद से किया गया तो कानूनी उत्तराधिकारी से वापस ले सकता है। एक वकील मोहम्मद शाह ने कहा कि कॉलेज ने साल 1967 में अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने को लेकर एक याचिका लगाई थी। निचली अदालत ने इस जमीन को वक्फ भूमि बताया था। कॉलेज ने फिर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिससे इस जमीन ने वक्फ डीड को बताया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि ये वक्फ की जमीन है। बहुत ही विरोधाभासी है। दिलचस्प बात यह है कि मछुआरों की अधिकांश परिवार ईसाई हैं, जिनमें कॉलेज अथॉरिटीज ने ये जमीन बेची है। शाह ने कहा कि ये एक कानूनी लड़ाई है जिसे हल किए जाने की बेहद जरूरत है। यानी कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे भुनाने में लगी हुई हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।